दोस्तों आज हम पेज नंबर 18 से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। मयूर जो है मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी। पाली जो थी वो मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी। तक्षशिला तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला जो है मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। मोगलीपुत्र तिसस तिसस ने कथाबथु मोगलीपुत्र तिसस ने कथाबथु की रचना की थी। आगे नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। 1.9 मौर्योत्तर काल को कवर करेंगे। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अब हम शुंग वंश के बारे में जानेंगे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। शुंग वंश का संस्थापक जो था वो था पुष्यमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा में थी। पुष्यमित्र के शासन काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। कालिदासकृत मालविका अग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र अग्निमित्र का पुत्र पाशुमित्र ने यवनों को परास्त किया। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय जो है पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दोगुना कराया गया था। शुंग काल के अन्य महत्वपूर्ण स्तूप बरहुत, बेसनगर तथा बोधगया। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ। इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वसुदेव ने कर दी तथा कण्व राजवंश की स्थापना की। अब हम कण्व राजवंश के बारे में जानेंगे। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में थी। प्रमुख शासक सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व। यह इस वंश का एक महान शासक था, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ का संपन्न कराए। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराई। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति कराई। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। नानाघाट शिलालेख में सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। हाल प्रथम 20 ईस्वी से 24 ईस्वी तक। हाल सातवाहन वंश का 17वां शासक था। इसने प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती की रचना की, जिसमें जो है 700 श्लोक है। हाल के दरबार में ही गुणाढ़िय निवास करते थे।
जिन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश के पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने क्षयरात वंश का नाश किया, क्योंकि उसका शत्रु जो है नहापाम इसी वंश का था। उसने शकों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया था। उसने शकों से जो है मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया था। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख है। यज्ञश्री सातकर्णी प्रथम 165 से 194 ईस्वी। यह जो है सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी, जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी व तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था, जिसे कारसापन कहा जाता था। सातवाहनों ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशों के सिक्के का प्रयोग किया। सातवाहन शासक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की। सातवाहन ने ही मृत्सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। प्रमुख वास्तुकला कार्ले का चैत्य या भोरघाट, पुनः अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुनकोट के स्तूपों का निर्माण। ठीक है। 1.10 मध्य एशिया से भारत का संपर्क। पश्चिमी उत्तर भारत में मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया से आई कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी शक, पल्लव तथा कुषाणों का हमला हुआ। हिंद यूनानी भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंध, अफगानिस्तान एवं पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांदर 165 से 145 ईसा पूर्व या मिलिंद एक महान शासक था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल आधुनिक सिलाकोट है में थी। उसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में ही संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के प्रश्न। हिंद यूनानी शासक ने काफी संख्या में सिक्के जारी किए। इन शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से किया जा सकता है कि किन किन राजाओं के है। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तपस्यारत बुद्ध की दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम जो है उदाहरण है। दूसरा शक। हिंद यवनों के बाद जो है भारतीय क्षेत्र पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए। शकों का 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। ठीक है, चलो वो 5 शाखा देख लेते हैं। अफगानिस्तान, मथुरा, पश्चिमी भारत, पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला और ऊपरी दक्कन। 57 से 78 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रम संवत के नाम का संवत 58 ईसा पूर्व
में शकों पर इसकी विजय आरंभ हुआ। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक के कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी था। उसका शासन सिंध, कोनन, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन या मौर्य काल में निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदमन संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसके द्वारा जारी किया गया जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। छत्रप शख्स नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक छत्रप कहे जाते थे। तीसरा, पहलव या पार्थियाई। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के बाद पहलवों का अधिपत्य हुआ। इनका मूल वासस्थान ईरान था, जहां से वे भारत आए। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा हुआ गोंडोफर्निस। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था। उसके शासनकाल में एक अभिलेख तख्ते-बही पेशावर से प्राप्त हुआ। चौथा है कुषाण। पार्थियाइयों के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखारी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बंट गया था। कुषाण उन्हीं में से एक कुल था। कुजुल कड़फिसेस यह भारत के कुषाण वंश का संस्थापक था। इसने तांबे का सिक्के जारी किए। विम कड़फिसेस इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों के से उत्कृष्ट थी। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। कनिष्क कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संबंध भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थी, पुर या पेशावर तथा मथुरा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। उसने सुंदरानंद, बुद्धिचरित एवं सारिपुत्र परिक्रमण की रचना की। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवपुत्र शाहनुशाही कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। कनिष्क ने पुरुषपुर एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के पास एक विशाल संघाराम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अगिलस द्वारा करवाया गया। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वसुमित्र महाविवास शास्त्र की इसकी प्रसिद्ध रचना है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नागार्जुन इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का
प्रतिपादन किया था। इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है वो है माध्यमिक सूत्र। ठीक है। 1.11 गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घकाल एक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इसी कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। प्रारंभिक शासक श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व, 240 से 280 ईस्वी। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र पत्राभिलेख में श्रीगुप्त को आदि राज कहा गया है। घटोत्कच गुप्त 280 से 300 ईस्वी, यह श्रीगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा था। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उसकी सत्ता को बल मिला। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त का प्रथम पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभलेख से प्राप्त होती है। हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरसत कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसलिए डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजयी का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजयी का कार्य किया था। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं अटाविक को परिचारक या सेवक बनाया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होकर अश्वमेध यज्ञ किया था। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्तदेवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कविराज, कई कविताओं की रचयिता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कई सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गाया में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। उसके काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रिका मिली। गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं विनाशारण। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक कमजोर राजा था। विशाखदत्त कृति देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शासकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। शक राजाओं उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक
शासक को देने का फैसला किया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या रामगुप्त का छोटा भाई को यह बात पसंद न आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा का वध कर दिया। बाद में उसने रामगुप्त की भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठा। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त एवं दत्त देवी का पुत्र था। उसके शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। मेहरौली मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। उसके मरने के बाद उसका नाबालिग पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावित स्वयं वास्तविक शासिका हुई। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलाए। इस विजय के बाद उसे सकारी कहा गया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उसने उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित की जो कि कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है 9 रत्न कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, वेताल भट्ट, बररुचि, घटकरपर, वराह मिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल का वर्णन प्राप्त होता है। सबसे अधिक अभिलेख 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य कहा गया है। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र, बल, पराक्रमण, महेंद्रादित्य, अजित, महेंद्र, अश्वमेघ, महेंद्र आदि उपाधियां धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में की गई थी। बख्तियार खिलजी ने जो इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। उसका शासनकाल 40 वर्ष का था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य का अक्षुण्ण बनाए रखा। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित या पर्णदत्त का पुत्र ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख या गाजीपुर हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। तोरमन मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। काहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक।
गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थे। राजपद वंशगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासक की पद्धति चलाई। राज्य के कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था। भुक्तियों कई विषयों या जिलों में विभाजित थी, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को विथियों में बांटा गया था और विथियों ग्रामों में विभाजित थे। पेट या ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासक की छोटी छोटी इकाइयां थी। ग्राम सभा का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गुप्ता यह देश का प्रशासक था जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता था। समुद्रगुप्त के पदाधिकारी संधि विग्राहक, संधि व युद्ध का मंत्री। कुमारामात्य गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी। खाद्य तपाकी का राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। महादंडनायक न्यायाधीश। धोबराधिकरण भूमिकर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी। उपरीक प्रांत का राज्यपाल। कुमारामात्य प्रशासनिक अधिकारी। दंडपालिक पुलिस विभाग का प्रधान। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश। बलाधिकृत सैन्य कोष का अधिकारी। महाप्रतिहार मुख्य दवारिक। सैन्य संगठन। सम्राट यह सेना का अध्यक्ष होता था। सम्राट सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज सम्राट के वृद्ध होने पर सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। सेना के कई शाखाओं में विभाजित थी। सेना जो है कई शाखाओं में विभाजित थी। गज सेना इसका प्रधान अध्यक्ष महापिलुपति होता था। अश्व सेना इसका प्रधान अध्यक्ष महाश्वपति या भटाश्वपति होता था। रणभंडाधिकृति सैन्य कार्य में अपने आने वाली सामग्री की व्यवस्था एवं मूर्ति से संबंधित कर्मचारी। सामाजिक जीवन गुप्त युग में भारत समाज चार वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति तथा गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार आया। उन्हें रामायण पुराण महाभारत सुनने का अधिकार मिला। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी। समाज में छुआछूत प्रचलित था। स्त्रियों की दशा में भी थोड़ी गिरावट आई। निचले दो वर्णों की स्त्रियों को जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो कि ऊपरी दो वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। एक विवाह की प्रथा नहीं थी। गुप्त शासक बहु विवाह करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम की अनेक पत्नियों का उल्लेख मिलता है। समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। सेनानी गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख 514 ईस्वी में इससे जो है मिलती है। स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने
स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। समाज में वेश्याकृति का अस्तित्व था। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। धार्मिक जीवन। गुप्त काल में बौद्ध धर्म का राजश्रेय मिलना समाप्त हो गया तथा भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और महेश संहार करने वाला पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया गया, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह भी था। देवगढ़ या झांसी, यहाँ का दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है, जो कि वैष्णव व शैव धर्म का समन्वय का प्रमाण था। गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। आर्थिक जीवन। गुप्तकालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त की समृद्धि के कारण है। भूमि। इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। पहला क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, दूसरा है वास्तु भूमि, रहने वास करने का योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खील भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो, अपराध भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि। कर व्यवस्था। आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। कर 1/4 से 1/6 भाग तक लिया जाता था। गुप्तकालीन आर्थिक शब्दावली। भाग, राजाओं को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा। भोग, राजाओं को उपहार व स्वरूप मिलने वाला कर। उदरंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों के लिए कर। हिरण्य, द्रव्य या नगद के रूप में किया जाने वाला कर। विष्टि, निःशुल्क या वेगार श्रम। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं। अग्रहार, मंदिर व ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि। भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी दुबराधुकरण या दुबराधिकरण कहलाता था। व्यापारिक कारवां को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्तवाह कहलाता था। इस काल में व्यापारिक तथा शिल्पियों को 4 संगठन थे। निगम, पूर्व, गण तथा श्रेणी। श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घटयंत्र का प्रयोग होता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारियों को न्यायाधिकरण कहा जाता था। कार्निक व महापक्ष पटलिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। बंदरगाह। पूर्वी भारत ताम्रलिप्ति और घंटसाला। पश्चिमी भारत भृगुकक्ष या भड़ौच, सपोरा, कल्याण। इस समय उज्जैन व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र था। गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया तथा उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया। दशागीतिक सूत्र एवं आर्याष्टक शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय एवं दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिक में 5 प्राचीन सिद्धांतों पितामह, रोमक, पौलिश, वशिष्ठ तथा सूर्य का निरूपण किया है। ब्रह्मगुप्त, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जिन्होंने
ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। सुश्रुत ने शाल्क चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धन्वंतरी जिन्होंने भारतीय आयुर्वेद का पिता जिन्हें जो है भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की थी, महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता था। गुप्त काल, कला के क्षेत्र में गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस काल के मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ या झांसी प्रमुख है। महाकाव्य, शिल्पाधिक्रम, रत्नजड़ित नुपुर। इसका लेखक इलांगो या चोल शासक करिगल का पौत्र था। ठीक है। दूसरा जो है मणि मैकले, इसकी रचना कवि सतनार ने की थी। शिवक सिंदामणि तिरुतकदेवर। ठीक है। अगला है कर्म स्थान अध्यक्ष और प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ। ठीक है। प्रथम संगम, मधुरा, अक्षत्य ऋषि, परिपाडल, मुदुनौर, अक्तियम, कलिरी याविरय आदि काव्य ग्रंथों का प्रकाशन। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलवय, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि, तोल्कापियर। अक्तियम, कली, व्यालमाले तथा कुरुक। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा, नक्किरर, महाकवि, नुत्रैम्बत, वरी, परिपड़ाल, नेत्रिनय। संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण होता है। चोल राज्य पन्नार तथा दक्षिण वेल्लास के मध्य स्थित था। करिकाल इनका सबसे प्रतापी राजा था। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। चेरों का राज्य आधुनिक केरल राज्य में स्थित था। सेनगुटुवन इनका प्रमुख राजा था, जिसने आदिराज की उपाधि ग्रहण की। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेडुंजिलियन सबसे शक्तिशाली था। चालुक्य वंश, बदामी बतापी के चालुक्य, जयसुख बतापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। जय सिंह कदम्बों के अधीन शासक था। पुलकेशिन प्रथम बदामी के चालुक्य का उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के समय में हुआ। उसने बीजापुर के निकट वातापी या बदामी को अपना राजधानी बनाई। कीर्तिवर्मन प्रथम, इसने कदम्बों को नष्ट कर दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी में। यह इस वंश का महान शासक था, जिसने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। उसने जैन मतानुयायी
रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने पराजित कर अपना सत्ता की स्थापना की। चालुक्यों का योगदान। चालुक्य ने वास्तुकला के क्षेत्र में दक्कन या वेसर शैली, द्रविड़ शैली एवं नागर शैली का मिश्रण का विकास हुआ। एहोल एहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। यहाँ 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 4 दार्शनिक: लाट खान मंदिर, हसीमल्लीगुड़ी मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, बदामी का मेलागित्ती शिवालय, पट्टदकल, पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। इसे विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर, इसे विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी रानी त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। बेगी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया, जिसने वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक थे विजयादित्य, विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय, विजयादित्य तृतीय, गुमन भीम प्रथम। कल्याणी के चालुक्य। इस वंश का स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इसने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना की। तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेट थी। सोमेश्वर द्वितीय अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी ले गया। विक्रमादित्य 6 इस वंश का एक महान शासक था। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक विल्हन तथा विताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर को उसका प्रश्रय मिला हुआ था। सोमेश्वर तृतीय के काल में चालुक्य राज्य बिखरने लगा। इसने अभिलाषी तर्कचिंतामणि या मानसोल्लास विश्वकोश की रचना की, जिसके कारण इसे सर्वज्ञ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगले वीडियो में हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बुक को जो है कवर करेंगे। ठीक है।